अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। जैसा कि पहले ही हमने बताया था कि आने वाले लेक्चर्स में जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमारा होगा, टॉपिक जो हमारा होगा वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का टॉपिक। तो आज हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं एवरेज कॉस्ट्स लॉन्ग रन में पहले जो है वो एज वी इंक्रीज प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब हम फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, आउटपुट इंक्रीज करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि पहले डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज हो जाते हैं। तो मसला ये है कि हमारे एवरेज कॉस्ट्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहते एज वी इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, एज वी इंक्रीज आवर आउटपुट। तो इसके पीछे जो रीज़न है वाई आवर एवरेज कॉस्ट्स डिक्रीज इन द बिगिनिंग देन दे इंक्रीज आफ्टरवर्ड्स, तो इसके पीछे जो रीज़न है, जो इकोनॉमिक रैशनल इसके पीछे है, वही हम स्टडी करते हैं एक्चुअली, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है। यानी कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हमें ये समझाएगा कि हमारे एवरेज कॉस्ट्स पहले डिक्रीज़ क्यों होते हैं फिर इंक्रीज़ क्यों होते हैं। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे हमने याद रखनी है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बारे में, वो ये है कि इट इज़ रिलेटेड विद लॉन्ग रन कॉस्ट्स, यानी कि जो लॉन्ग रन हमारा होता है प्रोडक्शन में, जो लॉन्ग रन कॉस्ट्स हमने स्टडी किए, तो इट इज़ रिलेटेड विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ रिलेटेड विद लॉन्ग रन कॉस्ट्स। और इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद, इस चीज़ के साथ इसका रिलेशनशिप है कि हमारा एवरेज कॉस्ट यूनिफॉर्म नहीं रहता है। पहले ये डिक्रीज़ हो जाता है फिर ये इंक्रीज़ हो जाता है, और जब ये डिक्रीज़ हो जाता है एवरेज कॉस्ट तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जब ये इंक्रीज़ हो जाता है हमारा एवरेज कॉस्ट तो उसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो पहले जो हमारी कोशिश होगी वो ये होगी कि हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो मतलब है, जो इस टर्म की मीनिंग है, तो उसको पहले हम फोकस करेंगे, हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे बाद में, और सब्सिक्वेंटली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, और फाइनल जो हमारा इसमें सेक्शन होगा वो एक्सप्लेनेटरी सेक्शन होगा, यानी कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहले डिक्रीज़ क्यों होता है फिर इंक्रीज़ क्यों होता है, या इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहाँ से आते हैं और फिर डिस इकोनॉमीज़ के वजूहात क्या बनते हैं। सो लेट अस मूव स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड। तो पहली चीज़ हम ये करते हैं कि हम इस टर्म को, इस फ्रेज़ को समझते हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या है। देखिए, जब हम वर्ड इकोनॉमीज़ यूज़ करते हैं तो इट एक्चुअली मीन्स सम बेनिफिट और सम एडवांटेज। ओके, सो एडवांटेज रिलेटेड विद स्केल, तो इकोनॉमीज़ का मतलब यहाँ पे है बेनिफिट या फिर एडवांटेज। तो जाहिर सी बात है हम अभी कॉस्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है इट इज़ अबाउट कॉस्ट्स, और जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद कॉस्ट्स, लॉन्ग रन कॉस्ट्स। तो लॉन्ग रन कॉस्ट्स में हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ फ़ायदे मिलते हैं। किसके फ़ायदे मिलते हैं? स्केल के फ़ायदे मिलते हैं। तो उसका मतलब क्या है? स्केल का मतलब क्या है? तो स्केल यहाँ पे मतलब रखता है जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए हमारी टर्म यहाँ पे स्केल है। यानी कि जब आप जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, सब फैक्टर इनपुट्स को बढ़ा के, तो उसको हम कहेंगे स्केल, और जब उससे कुछ फ़ायदे हमें हासिल हो जाएंगे इन कॉस्ट्स, यानी कि हमारे कॉस्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो दीज आर एक्चुअली एडवांटेजेस दैट वी हैव in cost terms, in terms of costs, when we go for large scale production, or when we increase our output by with the help of increase in factors of production. तो जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं तो वी से इकोनॉमीज विच अराइज फ्रॉम इंक्रीजिंग प्लांट साइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म, यानी कि वो एडवांटेजेस जो आगे आ जाते हैं, जो जाहिर हो जाते हैं, जो मिलते हैं एक फर्म को जब ये अपने प्लांट साइज और प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। यानी कि देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस, देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स दैट एक्रू टू ए फर्म, जो हासिल होते हैं एक फर्म को जब वो अपना प्लांट साइज या फिर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करती है, व्हेन इट इंक्रीजेस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम कहते हैं
इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम कॉस्ट एडवांटेज, कोई हमारी जो बनाने की कीमत जो हमने चुकानी पड़ती है प्रोडक्शन के दौरान, तो उसमें हमें कोई एडवांटेज हासिल होता है जब हम अपना प्लांट साइज या प्रोडक्शन जब हम इंक्रीज करते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि देयर इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट जब हम प्लांट साइज को इंक्रीज करेंगे या फिर अपने आउटपुट को इंक्रीज करेंगे। और फाइनली हम ये कहेंगे कि द रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट्स एज वी इंक्रीज व्हाट द प्लांट साइज एंड प्रोडक्शन। If a firm increases its plant size or production, there will be decrease in average costs, and that very decrease in average costs due to increase of the plant size and production, more production, is called as economies of scale. तो यहाँ पे हम एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जो हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, और इसको एक ग्राफ के ज़रिए से हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है जो यहाँ से एल से स्टार्ट होके यहाँ आर तक पहुँचती है। तो दिस इज़ आवर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ये हमने स्टडी किया हुआ है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे फ्रॉम एल टू ओ एंड फ्रॉम ओ टू आर, we have actually from L to O we have decrease in the costs, and then from O to R हमारा जो average cost है वो increase हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल L और A कॉस्ट ज़्यादा है, फिर M B, ये एम बी कॉस्ट्स जो है एट द आउटपुट लेवल बी जो हमारे कॉस्ट्स आ जाते हैं, एवरेज कॉस्ट्स वो है एम बी। तो ये एल ए से जाहिर सी बात है कम है, और फिर एन सी जो है ये इससे कम है, और फिर ओ डी जो है ये उससे कम है। तो यहाँ से जब हम ए से प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं डी तक, तो हमारे कॉस्ट्स जो है एवरेज कॉस्ट्स वो रेगुलरली डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन फ्रॉम डी ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है कि डी पे हमारे कॉस्ट्स एवरेज कॉस्ट्स ओ डी, और फिर डी के बाद ई पे हमारे कॉस्ट्स है पीई, और पीई कॉस्ट्स जो है एवरेज कॉस्ट्स वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ओ डी। तो इस कॉस्ट से ज़्यादा ये कॉस्ट्स हमारे आते हैं एवरेज कॉस्ट्स, इससे ज़्यादा ये हमारे आते हैं कॉस्ट्स, और इससे ज़्यादा ये हमारे कॉस्ट्स आ जाते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जो there are two phases in this production, in this the cost curve shows two phases of the production। एक वो फेज है जिसको हम स्टेज 1 कहेंगे, जहां पे हमारे एवरेज कॉस्ट्स क्या वो डिक्रीज हो रहे हैं, और फ्रॉम ओ ऑनवर्ड्स हमारा दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है जहां पे हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये दो फेजेस हैं, इन्हीं को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। हम यूजुअली डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट जो है या कंपोनेंट जो है वो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ही स्टडी करते हैं, हम अलग से डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करते। बल्कि बुक्स में आप देखेंगे कि जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट होता है वहीं पे उसके साथ साथ ही डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट भी जो है वो डिस्कस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रॉपर है, यानी कि हमारा एवरेज कॉस्ट जहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, और फिर जहाँ से हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। बाकी आप ये जानते हैं कि यहाँ से हमारा आउटपुट होगा और यहाँ से हमारे कॉस्ट्स हो गए। ये चीज़ें हमने इससे पहले भी जो है डिस्कस की हुई है। ऑलमोस्ट सारा जो हमारा कॉस्ट्स पे जो हमारे डिस्कशंस थे तो उन सब में हमने ये चीज़ जो है वो समझी है। अब एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी होगी। देखिए, हमने यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ किया यहाँ पे, लेकिन हमने मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। अभी अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करेंगे तो फिर हम ये भी कंपेयर कर सकेंगे कि जो पहला फेज है वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस क्या है या रिलेशनशिप क्या है, और फिर जो दूसरा फेज है वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि आपके एकेडमिक या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा तो बताइए एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा या मार्जिनल कॉस्ट, और जब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का फेज होगा तो ये बताइए कि विच कॉस्ट इज़ हायर, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं।
तो इसी ग्राफ में मैंने मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को एडजस्ट किया, तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो आप ये देख सकते हैं। और क्विकली आपने ये बात याद रखनी है अपने जहन में कि जहां तक जो फर्स्ट फेज हमारा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फेज है, वहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट की कर्व ऊपर से निकलती है और मार्जिनल कॉस्ट की कर्व जो है वो नीचे से निकलती है इस एवरेज कॉस्ट की कर्व को, राइट, यहां तक। और यहां से क्या होता है, यानी कि जहां से जिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब शुरू हो जाते हैं, वहां ये होता है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज मोर देन आवर एवरेज कॉस्ट। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर से निकलती है, उसका वैल्यू ज्यादा है, वो ऊपर की तरफ होती है इन कंपैरिजन टू आवर एवरेज कॉस्ट कर्व। तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फेज है, स्टेज 1 जो है, वहां पे एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड एवरेज कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। और जो हमारा स्टेज 2 है, जिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का स्टेज, वहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है फॉर मोर क्लैरिटी। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी होगी फॉर कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स के लिए। अब हम अपना फाइनल कंपोनेंट आज के लेक्चर का डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनफैक्ट, और वो ये है कि ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, यानी कि जो हम देखते हैं कि कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, एवरेज कॉस्ट्स हमारे रिड्यूस हो जाते हैं जब हम प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, अपने प्लांट साइज में इजाफा करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई शुड देयर बी डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट्स एज वी इंक्रीज आवर प्लांट साइज एंड आवर प्रोडक्शन। तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो हम पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल की यहाँ पे बात करेंगे और दूसरे कंपोनेंट में, सेगमेंट में हम डिसइकोनॉमीज की बात करेंगे। तो ये देयर आर वेरियस रीजंस व्हिच गिव अ फर्म कॉस्ट एडवांटेज when it increases its plant size and when it increases its output or production। तो वो कौन से फैक्टर्स है जो वजूहात बनते हैं, जो रीजंस बनते हैं फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पेशलाइजेशन। देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर है और एक बंदे को जो है ना हर कोई काम करना पड़ता है। ए पर्सन हैज़ टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स इन ए फर्म। तो जब इसको काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे तो इसकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। स्पेशलाइजेशन नहीं होगी तो ये एक इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर एक बंदे को एक ही काम करना पड़ेगा तो दैट मीन्स कि, और वो स्पेशलाइज्ड उसमें हो जाए, उसको उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाए, उसमें वो महारत हासिल करे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो अब अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है स्पेशलाइजेशन का, ये हमने पहले भी जो प्रोडक्शन है इवन शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, उसमें भी ये डिस्कस किया हुआ है। सो पहली चीज़ जो है, पहला फैक्टर जो है दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होगी तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड, और जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टास्क्स जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एवरेज कॉस्ट्स को डिक्रीज करता है जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए आपने देखा होगा जो बड़ी फर्म्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि व्हीकल्स बनाने की जो फर्म्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जो हमारी गाड़ियाँ बनाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक गाड़ी जो बनती है, गाड़ी बनाना तो एक मुकम्मल प्रोसेस है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो इस प्रोसेस को डिफरेंट कंपोनेंट्स में, सेगमेंट्स में तकसीम करते हैं। अब मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ मशीनरीज होती हैं और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं एक इसी गाड़ी के, और फिर लास्ट में इनको असेंबल किया जाता है। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें जिनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स अलग अलग से बनते हैं बड़ी फर्म्स में, और फिर उनको असेंबल किया जाता है। अब जब एक छोटा सा जो एक कंपोनेंट होगा, फॉर एग्जांपल व्हीकल का, एक गाड़ी का, वो अलग से बनता है, दूसरा कंपोनेंट अलग से बनता है, तो इससे क्या होता है कि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर दैट वे।
तो जब एक काम को हम अपने डिफरेंट सेगमेंट्स में तकसीम करेंगे और फिर इस काम को करेंगे, अलग अलग लोग इस काम को करेंगे, तो दे विल बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो जब इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन होगी, यानी कि इनपुट्स वही है लेकिन अब हमारा आउटपुट क्या है, ये ज्यादा बन रहा है, तो इससे क्या होता है, उससे हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर दे आर क्लोजली रिलेटेड, दो दे आर नॉट द सेम, ये सेम नहीं है। हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होगी, लेकिन महज डिवीजन ऑफ लेबर में भी जो है फायदे हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, जो एक फर्म में जो है पैदा हो जाती हैं जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो एनीवेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है, इन दोनों में क्या होता है कि हम सेम इनपुट्स यूज करते हैं लेकिन हम ज्यादा आउटपुट बना पाते हैं। तो इन दो की वजह से क्या होता है कि हमारे जो एवरेज कॉस्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसके नीचे जो हमारे जो कंपोनेंट्स है या फैक्टर्स जो हैं जो एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, ये थोड़ा डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यू हैव टू पे हीड। ये दो अलग है और ये सब बाकी जो कंपोनेंट फैक्टर्स हैं ये अलग है। इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब एक फर्म लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मशीनरी भी ज़्यादा चाहिए, इसको लेबर भी ज़्यादा चाहिए, और इसके साथ साथ जो है इसको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए। तो ये फर्म जो है ये ज़्यादा सप्लाई अट्रैक्ट करती है। अब ये मार्केट में जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, आप जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म 9 मंथ्स काम करती है तो 3 मंथ्स का विंटर का सीज़न है उसमें वो काम नहीं करती है, तो सीजनल ये क्लोज हो जाती है। तो आप जिस बंदे को काम के लिए लाएंगे उसको मालूम है कि 3 महीने का तो मेरा काम नहीं होगा, तो इसलिए वो रेट ज़्यादा मांगेगा। अब दूसरी फर्म है वहाँ पे पूरे 12 महीने काम होता है, तो ये जब किसी को एम्प्लॉय करेगा, वो अगर उसको थोड़ा अमाउंट कम भी मिले तो वो यहाँ पे काम करना पसंद करेगा क्योंकि उसको 3 महीने छुट्टी नहीं करनी पड़ती है। सो देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि एक फर्म में कम प्रोडक्शन होती है, दूसरे में थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन होती है। तो जिस फर्म में कम प्रोडक्शन होती है वहां पे कॉस्ट्स क्या बन गए, लेबर के कॉस्ट ज्यादा बन गए, और जिस फर्म में जो है थ्रू आउट ईयर ये सीजनली बंद नहीं होती फर्म, थ्रू आउट ईयर काम हो जाता है, तो वहां पे पर यूनिट लेबर के कॉस्ट्स उनके कम पड़ जाते हैं। तो जब बल्क बाइंग होती है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में एक फर्म जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करती है, तो उनको आगे से कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। बेचने वाले जो है वो ये समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने ज़्यादा बेचना है, तो अगर हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो जाए तो इट डजंट मैटर टू अस। फॉर एग्जांपल एक सेलर जो है, ये एक फॉर एग्जांपल 1000 रुपये एक चीज़ का प्राइस है, ठीक है ना, ये अब ये बेचता है 3 प्रोडक्ट्स बेचता है एक दिन में। तो अभी अगर कोई बंदा इसके पास आए और वो इसको कहे कि मैं 100 ये यूनिट्स लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको थोड़ा मुझे जो है मेरे प्राइसेस जो हैं थोड़े कम करने पड़ेंगे, तो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी मच पॉसिबल फॉर द सेलर, क्योंकि वो ये समझेगा कि मुझे तो इतना सारा अरसा इंतज़ार करना था ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, अब ये बंदा आ रहा है और थोड़ा सा कॉस्ट एडवांटेज मुझसे चाहता है, तो प्राइस एडवांटेज मुझसे चाहता है, तो मैं दूंगा, कोई बात नहीं, मैं डिस्काउंट पे इसको ये बेच दूंगा। सो द पॉइंट हियर इज कि जब एक फर्म ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को डिमांड करती है मार्केट से, तो उसको वो सब चीज़ें जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स जो कम प्रोडक्शन करती है, बड़ी फर्म को एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, उसको चीज़ें जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम रेट पे दस्तयाब होते हैं, उसको मिलते हैं मार्केट में। तो ये दूसरी वजह है कि हमारे कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट्स क्यों रिड्यूस होते हैं, क्योंकि जो एक बड़ी फर्म होती है जहाँ पे प्रोडक्शन लार्ज स्केल हो जाती है, तो वहाँ पे जो प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरा है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। देखिए अभी 2 फर्म्स है, एक लार्ज फर्म है और एक स्मॉल फर्म है, और ये एक बैंक में जाते हैं लोन हासिल करने के लिए।
तो जो लार्ज फर्म है उसका एक नाम होता है, क्रेडिबिलिटी होती है। लार्ज फर्म को क्लोज करना भी बड़ा एक मसला है, मुश्किल काम है इन कंपैरिजन तो अगर एक छोटी सी फर्म होगी तो उसकी उतनी रेपुटेशन भी नहीं होगी और उसके मुतल्लिक चूँकि प्रोडक्शन कम है उसके मुतल्लिक जो है खदशात भी होंगे, अप्रहेंशंस भी होंगे, जो मैनेजमेंट होगी बैंक में। तो जो लार्ज फर्म होगी उसको लोन एक तो जल्दी मिल सकता है और दूसरा कंसेशनरी रेट्स पे भी उसको लोन मिल सकता है। इसी तरह मार्केट के ज़रिए से एक फर्म जो है जिसका एक नाम होगा, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वो मार्केट से भी जो है लोन्स हासिल कर सकते हैं, पब्लिक से भी जो है फंड्स डिराइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो उनको इसलिए एक लार्ज फर्म को मिलते हैं क्या, इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमीज का मतलब है एडवांटेज, तो इसको एक फाइनेंशियल एडवांटेज मिलेगा, इसको लोअर कॉस्ट पे और जल्दी जो है लोन हासिल हो सकता है इन कंपैरिजन टू ए स्मॉल फर्म। तो अब अगर ऐसा होगा कि लोअर कॉस्ट पे इसको जो है लोन मिलेगा तो इसके तो फिर कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट्स जो है वो कम हो जाएंगी। देयरफॉर हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जो हम देखते हैं कि हमारे कॉस्ट्स कम हो जाते हैं जब हम प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द रीजंस हैपन्स टू बी फाइनेंशियल इकोनॉमीज। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज, यानी कि एक फर्म जो है ये बड़े मकदार में प्रोडक्शन करती है तो अब इसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अब जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाले होते हैं उनको मालूम होता है कि कहाँ पे ज़्यादा काम है, कहाँ पे कम काम है। जहाँ पे उनको ज़्यादा काम मिलेगा उन लोगों को वो थोड़ा डिस्काउंट, उनके साथ वो डिस्काउंट पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लोअर रेट पे भी काम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो एडवांटेज मिलेगा वो एक लार्ज फर्म को मिलेगा जहाँ पे उनके लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ज़्यादा काम हो। तो ये एक तरीका इस बात को समझने का है कि फिर तो फर्म के एवरेज कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि कॉस्ट्स जो है उनको उनके कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लोअर ट्रांसपोर्ट प्राइस। तो ये एक है। दूसरा ये है कि जब एक फर्म लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है तो उनको तो ये लगता है कि हमने अपना ही ट्रांसपोर्ट रखना है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स बाकी लोगों ट्रांसपोर्टर्स को हम कॉल करेंगे, उनसे फिर नेगोशिएशन होगी और कुछ मसाइल बीच में पड़ जाएंगे। तो इससे बेहतर तो हमारा ये है कि हम अपना ही ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करेंगे, अपनी ही जो है गाड़ियां लाएंगे जिसके ज़रिए से हम अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो यू कैन सी जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं वहाँ पर उनका ट्रांसपोर्ट अपना भी होता है। तो वजह यह है कि उससे क्या होता है कि उनके कॉस्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। उनको तो जाहिर सी बात है जब आप किसी और से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेंगे, आप उसको पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट में तो वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा। तो यहाँ पे जब अब एक फर्म खुद अपना ट्रांसपोर्ट खुद के लिए रखेगी तो वो जो प्रॉफिट है, एडिशनल प्रॉफिट जो वो आपको चार्ज करता है एक ट्रांसपोर्ट वाला, तो वो तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके कॉस्ट्स, एवरेज कॉस्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और फाइनल जो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लेंगे जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कंट्रीब्यूट करता है, इट इज़ प्रमोशनल इकोनॉमीज। तो प्रमोशनल इकोनॉमीज मीन्स प्रमोशनल एडवांटेज। तो आप देखते हैं कि एक फर्म है, ये इसकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो अभी इसको एडवर्टीज़मेंट के लिए जाना है। तो चाहे वो टीवी से ऐड करें, अखबार से ऐड करेंगे, या फिर आपने देखे होंगे सड़कों पे ऐड लगे होते हैं। तो अब लार्ज फर्म है या स्मॉल फर्म है, ओके, कॉस्ट तो सबको बियर करने पड़ते हैं सेम, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी अगर आप अखबार का यूज़ करेंगे तो एक लार्ज फर्म है, एक स्मॉल फर्म है। एक फॉर एग्जाम्पल फ्रंट पेज आप जो है डिमांड कर रहे हैं अखबार से, तो कॉस्ट तो आपके सेम होंगे। अब कॉस्ट सेम है लेकिन आउटपुट एक फर्म का ज़्यादा है, एक का कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ज़्यादा आउटपुट है उसको पर यूनिट कम कॉस्ट्स बियर करने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू द फर्म जिसका आउटपुट कम है, उसको तो फिर पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा बियर करने पड़ते हैं। ओके, तो देन वी हैव प्रमोशनल इकोनॉमीज जो हासिल हो जाते हैं। ये एक हम प्रमोशनल जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उनको भी हम कॉस्ट्स में इंक्लूड करेंगे। तो एक लार्ज फर्म के लिए प्रमोशनल इकोनॉमीज हासिल हो जाती हैं, यानी कि प्रमोशन करने के जो कॉस्ट्स उनको बियर करने पड़ते हैं, दे आर लेस दैन
a firm where the production is less. Therefore क्या होता है कि हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं फॉर ए लार्ज फर्म इन कंपैरिजन टू ए स्मॉल फर्म। यानी कि जब आप ज़्यादा आउटपुट बनाते हैं तो आपको जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो जाते हैं, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैज इज प्रमोशनल इकोनॉमीज। तो हम इनको यहाँ पर रिपीट करेंगे। वी हैव स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, वी हैव बल्क बाइंग इकोनॉमीज, इस यहाँ भी आप लिख सकते हैं प्राइस रिड्यूस हो रहा है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, वी हैव ट्रांसपोर्ट इकोनॉमीज, एंड देन वी हैव प्रमोशनल इकोनॉमीज। तो फाइनली हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के रीजंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द इमर्जेंस ऑफ डिसइकोनॉमीज, यानी जो हमारे एवरेज कॉस्ट सेकंड फेज में इंक्रीज हो जाते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट वजूहात है। तो पहली वजह है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी कि मैनेजमेंट डिसइकोनॉमीज पैदा हो जाती हैं। देखिए, जब एक फर्म बड़ी हो जाती है तो इसका मैनेजमेंट भी बड़ा हो जाता है। जितना अब मैनेजमेंट बड़ा हो जाएगा उतना उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है और कंट्रोल है वो कमज़ोर हो जाएगा। there will be more number of people and it will be difficult to control everyone। तो हर किसी चीज़ का अब ख्याल रखना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बड़ी एम्पायर्स बना करती थी, लेकिन एक वक्त आ जाता था वो इतनी बड़ी हो जाती थी कि फिर वो एक जो किंग होता था उसको मैनेज करना वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसी तरह जब एक फर्म जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फिर उसमें फिर मैनेजमेंट इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से यानी कि मैनेजमेंट डिसइकोनॉमीज़ की वजह से फिर जो प्रोडक्शन है या कॉस्ट्स है, कॉस्ट्स में इजाफा हो जाता है, एवरेज कॉस्ट्स हमारे जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये जो डिसइकोनॉमीज़ का इशू है ये तो हमें लगता है शायद कोई ऑर्डिनरी बात है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट आपके अराउंड आप फर्म्स देख सकते होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक फर्म बनाती है, लेकिन वो हर कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाती या पूरे मार्केट को वो कैप्चर नहीं कर पाती। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो एक फर्म है इसका कंट्रोल एफिशिएंट रहता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक। जब वो उस लिमिट को क्रॉस करती है तो वो कंट्रोल जो है वो लैक्स हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और जो कॉस्ट्स ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फर्म में 2-3 बंदे काम कर रहे हैं, वो डिसीजन लेते हैं, तो अभी इनको कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो वो दे कैन डू इट क्वाइट ईजिली, आपस में मशवरे करेंगे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी फर्म है, वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फर्स्ट, ओके, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ज़्यादा जितना भी मैनेजमेंट एक्सपेंड हो जाएगा ज़्यादा उतना जो है डिफ़िकल्टी पैदा हो जाएगी, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे या कोई चीज़ रेक्टिफाई करनी होगी तो उसमें बड़ी दिक्कत होगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और चूंकि आप स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपने इस शायद स्टडी किया होगा या स्टडी करेंगे कि जो इकोनॉमीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट हर कोई चीज़ करना चाहती थी तो वो फिर एफिशिएंट नहीं रहती क्योंकि मैनेजमेंट इशू पैदा हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई होटल है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे कोई चीज़ ठीक करनी है, छोटी चीज़ ठीक करनी है, तो उसके लिए अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना पड़ेगा या कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट से लाना पड़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन कंपैरिजन टू अगर एक प्राइवेट बंदे का एक छोटा सा एक बिजनेस हो, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग इजीली हो जाएगी। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जब जितनी फर्म बड़ी हो जाती है उतने जो है कम्युनिकेशन और कंट्रोल इश्यूज़ यानी कि मैनेजमेंट इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रीज़न बनता है डिसइकोनॉमीज़ के लिए, और वो ये है कि जब मैनेजमेंट छोटी होती है यानी कि कम लोग मैनेजमेंट में होते हैं तो उनको ये लगता है कि ये फर्म हमारी है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसी फर्म के साथ होती है। तो अब फर्म में कामयाबी होगी तो उनको लगता है कि हमारी कामयाबी है, फर्म में कुछ गड़बड़ होगी तो उनको लगता है कि हमारी गड़बड़ है। अब अगर मैनेजमेंट ज़्यादा बन जाएगी तो फिर उनका रोल जो है वो उतना डिक्रीज़ हो जाएगा, उनकी इंपॉर्टेंस जो वो उतनी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जितनी इंपॉर्टेंस इनकी डिक्रीज़ हो जाएगी उतना ये एलिनिएट हो जाएंगे उस फर्म से। उनको ये नहीं लगेगा कि ये इट इज़ आवर फर्म और वी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑल दीज थिंग्स। तो उनका एसोसिएशन उस फर्म के साथ जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी
उनका जज्बा फर्म में जो है वो जब कमज़ोर हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी भी कमज़ोर हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब जितनी जो है लोगों की एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाएगी, अटैचमेंट कमज़ोर हो जाएगा, तो उतना प्रोडक्शन और कॉस्ट्स पे भी वैसे ही किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक वजह बताई जाती है कि हमारे एवरेज कॉस्ट जो है वो स्टेज 2 में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजंस है कि वाई देयर आर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आफ्टर द स्टेज 1। आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वाई डू वी एक्सपीरियंस डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये बात समझी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ग्राफिकली हम इसको जो है कैसे डिस्क्राइब करेंगे, दो स्टेजेस जो हैं उनको कैसे समझेंगे, और फाइनली रीजंस क्या है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।